हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स 360। आज ये 11th क्लास के लिए लेक्चर होने वाला है। 11th क्लास के लिए मैंने एक फॉर्मूला शीट जो इशू की थी वो आप सबको मिल गई होगी, अभी रिसेंटली पब्लिश की थी मैंने। जिसको नहीं मिली हो, जिसको चाहिए हो, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है और ले सकता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया था बाद में पढ़ाने के लिए, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले डेफिनेशंस, क्या अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग का मीनिंग होता है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोसेस अकाउंटिंग का, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है। आपसे बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछा ही जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से शुरू करेंगे डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन आपकी कहती है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने की कला है, मतलब लिखना है, वही बेसिक जो अकाउंट्स होता है। तो ट्रांजैक्शन को लिखना है। अब कैसे लिखोगे, मॉनेटरी टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, ये मॉनेटरी। तो आप जब भी अकाउंटिंग करते हो आप उसमें क्वालिटी नहीं लिखते हो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स हमने खरीदा, नहीं, क्वांटिटी लिखी जाती है मनी टर्म्स में कि इतने रुपए के गुड्स हमने खरीदे। ठीक है, ये बात समझ गया होगा आप। रिकॉर्डिंग सबसे पहले, फिर है क्लासीफाइंग। अब रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्लासीफाई करना है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे मान लो सेल्स है तो सेल्स के ट्रांजैक्शन एक साइड करेंगे, परचेज है तो परचेज के ट्रांजैक्शन एक साइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और उसको फिर समराइज करेंगे कि भाई इतने सारे जो ट्रांजैक्शन आपके साल भर में हुए हैं, एक समरी उनकी हम प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। जब साल के एंड में आप देखते हो फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह, तो आपको आसानी हो उस चीज़ में। उसके लिए हम समराइज करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि मॉनेटरी टर्म्स हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, तो कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, जो पैसों से रिलेटेड होंगे, वही ट्रांजैक्शन आपके अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं। बाकी ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लेन देन होते हैं जो पैसों से रिलेटेड होंगे, जो मनी में मेजर कर सकते होंगे, वो ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है उसका मतलब निकालना, उसका मीनिंग निकालना। तो जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना लास्ट में कि इतना पैसा आया, इतना गया, कहाँ से आया, कहाँ गया। ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है इंटरप्रेटिंग में। तो इस सारी डेफिनेशन को जब आप कंबाइन करके पढ़ते हो, इतने टर्म्स को, ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, उसके बाद में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, उसको इंटरप्रेट करना और फिर कम्युनिकेट भी करना, ये सब कुछ किस में आ जाता है, आपका अकाउंटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई अकाउंटिंग की। सिंपल है, अगर आप उसको तोड़ के पढ़ोगे, एक साथ रटने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना, याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद मीनिंग देखते हैं हम क्या होता है। दस अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, जस्ट अ सेकेंड। Thus, accounting is a process of collecting, recording, summarizing, and communicating financial information to the users for decision making. तो अकाउंटिंग आप समझ गए, वो एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस तो जानते हो, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करना, क्रोनोलॉजिकली प्रोसेस है। कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको समराइज करना, फिर कम्युनिकेट करना अपने यूजर्स को। ठीक है, यूजर्स कौन, किसी ने आपकी कंपनी में शेयर खरीदे हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, भैया देखो इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने जो पैसा लगाया था वो यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो उनको कम्युनिकेट करेंगे और इसी इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लोग जो भी हमारे इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर हैं, उनको ये कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये फाइनल आपकी डेफिनेशन बनती है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, बीच में इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो यहाँ पे, तो इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग हो गई। फिर आगे देखना, ये क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है। एंड इवेंट्स, क्या इवेंट हुआ है, सेल हुआ है कि परचेज हुआ है, ठीक है, या मशीन खरीदी है, असेट खरीदा है हमने, या एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फाइनेंशियल नेचर में पहचानेंगे कितने रुपए में हुआ है। क्योंकि अकाउंटेंसी क्वालिटी वाली भाषा नहीं समझता, इंसानों वाली भाषा नहीं समझता। अकाउंटेंसी समझेगा कौन सी भाषा,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो भी पैसे में आ रहा है इतने का आया इतने का गया, कैसे थे क्या थे वो हमें नहीं पता, इतने का आया इतने का गया, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, अब जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उनको मेजर करना, मेजर समझता, उनको कैलकुलेट करना कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, कितने रुपए कब आए, एक साल के अंदर की बात हो रही है ना, हर साल होती है अकाउंटिंग और शुरू से चालू करी जाती है, तो एक साल के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए वो सब हम मेजर करेंगे। फिर रिकॉर्डिंग, अब इन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एक एक करके, जैसे ही वो हैपन, जैसे ही इवेंट हैपन होता है उसी टाइम पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अभी जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। फिर रिकॉर्ड करा उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, जैसे हमने बताया आपको, क्लासीफाई मतलब क्या कि परचेस को परचेस वाले उसमें डालेंगे, मान लो राम से रिलेटेड कोई एंट्री है राम में जाएंगी, श्याम से रिलेटेड श्याम के अकाउंट में, इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। परचेस रिलेटेड है परचेस में, असेट है तो असेट में, कैश एंट्री हुई तो कैश में, क्रेडिट हुई तो क्रेडिट में, ये सब आ जाएगा आपका क्लासीफाइंग में। फिर समराइजिंग, समराइजिंग मतलब उसी चीज़ को जब आप डिटेल में आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको हम समराइज कर देंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, कंपेरेबिलिटी में आसानी हो, दूसरी फर्म से कंपेयर करना है हमें या अपने ही खुद के लिए इन्फॉर्मेशन देखना है तो समराइज करके रखते हैं डेटा को, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब आपको बता दिया है, एंड देन कम्युनिकेशन, तो ये होती है आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा हो गया मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेट, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, यही आप सब मिला दोगे तो डेफिनेशन बन गई, इसी को एक सेपरेट कर करके एक पॉइंट बना दो तो क्या बन गए, कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए। इजी है। आगे देखो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, जितना भी पैसों से रिलेटेड, पैसों इन द सेंस जो भी आपके फर्म में पैसा आ रहा है, रेवेन्यू है, जो भी आपका ऑपरेटिंग चल रहा है, ठीक है, जो भी आपका सेल परचेज हो रहा है, वो सब कुछ किसमें आ जाएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो भी आपके खर्चे आ रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं जनरली, वो इसमें आ जाते हैं कॉस्ट में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करा जाए, किस तरीके से हमने जो पैसा है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है, वो आपका मैनेजमेंट में आ जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसके बाद देखना आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है, तो एक एक करके सारी डेफिनेशन दी हुई है, इसको बस पढ़ लेना, समझा मैंने आपको दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स देम इन द एंड कम्युनिकेट्स रिजल्ट टू द यूजर्स। तो सेम टू सेम चीज़ है, बस इसमें यह है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो इसमें हम करते हैं रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो आपका खर्चा आ रहा है, और सर्विसेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, या जब हम कभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हमारा जो खर्चा आता है वो सब कुछ हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड जैसे फंड्स को कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये सब हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है, ठीक है। ये नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो हैंड रिटन नोट्स भी इसके मिल जाएंगे आपको। नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप यहाँ पे अच्छे से समझो और फिर उसके कुछ की टर्म्स याद कर लो, ऐसा नहीं कि मन से लिख के आ जाओ, आपको इसमें की टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, अकाउंटेंसी में ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल नेचर हो गया, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ के कॉस्ट की मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। फिर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो देखो बुक कीपिंग जो होती है एक छोटा टर्म होता है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग जो है वो एक बड़ा टर्म होता है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, कंसर्न विद क्या क्या होता है इसमें, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सब जो पढ़ चुके हैं भाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की, किसकी, बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया और क्लासीफाई कर दिया, ये किस में आ गया आपकी बुक कीपिंग में। इसके अलावा जो जो स्टेप्स हमने इसके पहले पढ़े थे, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, कंपेयर करना, वो सब कुछ किसमें आएगा, अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग एक ब्रॉड प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के 3 स्टेप मिला लो तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस है। तो जब आपसे बुक कीपिंग पूछे तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अभी डिफरेंस वाली टेबल भी हम दिखाएंगे आपको कि डिफरेंस क्या क्या है इसमें, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब कुछ अकाउंटिंग में आ जाता है। तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। अब आ जाओ, ये है डिफरेंस आपका बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आपके वही सेम टू सेम डिफरेंस है कि प्राइमरी स्टेज आपकी बुक कीपिंग ही होगी, क्योंकि शुरू के 3 स्टेप जरूरी हैं, उसके बाद अकाउंटिंग हो पाएगी, तो सेकेंड स्टेज है। ये जो है एक छोटा प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग ब्रॉड टर्म है, कम्युनिकेट करने तक पूरा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इंटरप्रेट भी कर लें, कम्युनिकेट भी कर लें, समराइज भी कर लें, ताकि लोगों को ईजी हो जाए। तो ये एक ब्रॉड प्रोसेस है, बस वही डिफरेंसेस हैं सारे के सारे, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब क्या है, तो जॉब ये जो है रूटीन में होता है, डेली होती है बुक कीपिंग, है ना। ये जो है एनालिटिकल होता है और थोड़ा सा डायनेमिक होता है, चेंज होती रहती है चीज़ें, क्योंकि अकाउंटिंग जो है एक लंबे समय के लिए चलता है, तो उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एनवायरनमेंट चेंज हुआ,
आपका जो ट्रांजैक्शन का नेचर था वो चेंज हुआ, हो सकता है लॉन्ग टर्म में बिजनेस अपने प्रिंसिपल्स चेंज कर ले, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग का फंक्शन कौन करता है? सीनियर स्टाफ, ठीक है। बुक कीपिंग जो है बेसिस है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग जो है शुरू होती है बुक कीपिंग से, ठीक। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है। तो ये कैसा है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब ज़्यादा इसमें टेक्निकल वो नहीं लगता है कि नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, आपने MBA कर रखा हो तभी आप, ऐसा नहीं है। बट अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हो तो उसमें ज़रूरी होता है कि आपने कोई डिग्री कर रखी हो, अकाउंट बनाना आता हो, आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स आते हो। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही तो लिखने हैं। एक अनपढ़ इंसान भी होता है, वो भी कभी बुक कीपिंग कर सकता है, इसमें बहुत स्किल्स नहीं लगनी है। ये लिख दो कहाँ से पैसा आया, कहाँ से चला गया, लेकिन प्रॉपर अरेंज नहीं होता है। अरेंज किस में होगा? अकाउंटिंग में। इसमें लगेगी स्पेशल स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये अकाउंटिंग, है ना, क्यों, क्या ज़रूरत क्या है इसकी। तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है इसके? सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हम सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स चाहिए। पहला पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। दूसरा असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो दूसरा हमारा क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा लेना, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, ये पता लगाना। इसको हम क्या कह देते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है, या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, तो किस पोजीशन पर हम स्टैंड कर रहे हैं, ईयर के एंड में हमारा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसका पता लगाना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास, ये सब हमें पता चल जाता है, ठीक है। फिर असिस्टिंग द मैनेजमेंट, है ना, तो मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का कि मैनेजर को हेल्प मिल जाती है। एक ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, कुछ भी होगा तो जो मैनेजर होगा वो क्या उठा के देखेगा? सबसे पहले किताबें उठा के देखेगा कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना पैसा आया गया, ये सब देखता है, तो उसको हेल्प मिल जाती है। फिर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, इसके बाद हम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं? तो देखो एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, है ना। अभी इसके आगे आएगा आपका यूजर, एक आपके इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? जो हमसे क्लोजली रिलेटेड है बिजनेस से, सप्लायर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके शेयर होल्डर्स हो गए, या जो भी बिजनेस के अंदर रिलेटेड हैं वो आपके सारे इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? बाहर वाले, जैसे गवर्नमेंट हो गई, कोई दूसरी कंपनी हो गई, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, ठीक है। फिर फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या फायदे हैं इसके? तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बिजनेस के बारे में कि किस पोजीशन पे हो, है ना, प्रॉफिट है, लॉस है, खराब है। आप कोई कंपनी में पैसे डालने जाओगे तो उस बिजनेस का आपको पता होना चाहिए ना कि ये पैसे कमा रही नहीं कमा रही, कैसे पता चलेंगे? अकाउंटिंग से। दूसरा रिप्लेसेस मेमोरी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती चीज़ें, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको बहुत सारा बर्डन दिमाग में नहीं रखना, फोकस कर सकते हो ग्रोथ पे। तीसरा फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी, दो फर्म के बीच में अगर आपको कुछ कंपेयर करना है, एक या एक से ज़्यादा फर्म के बीच में कंपेयर करना है, तो किससे कर सकते हो? अकाउंटिंग से ही कर सकते हो, ठीक है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जब भी टैक्स वगैरह भरना होता है तो अकाउंटेंसी में पता होता है कितना माल गया, कितना आया, उस पर टैक्स लगाना है, तो वो ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर फैसिलिटेट लोन्स, कि हमें लोन मिल जाता है अगर मान लो आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, आपके असेट्स अच्छे दिख रहे हैं, आपकी इनकम प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, कैश फ्लो अच्छा दिख रहा है, तो आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, चाहे बैंक से हो चाहे कहीं से भी हो। एविडेंस इन कोर्ट, कल को आपको कोर्ट में बताना पड़े तो आपके पास एक रिटर्न सबूत होगा, तो रिकॉर्ड किया है एक चीज़, तो कल को कोई पे केस कर दिया, कोई पैसे खा के चला जाए, आपका बैड डेट हो जाए, तो आपका एक एविडेंस होता है कोर्ट में ये, ठीक है। फिर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की सेल भी बढ़ाता है, क्योंकि कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप प्रॉफिट कमाते हो, जब आपकी बैलेंस शीट अच्छी दिखती है, अकाउंटिंग प्रॉपर होती है, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का, तो सेल्स भी बढ़ती है हमारी, ठीक है। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब भी हम कभी इंसॉल्वेंट हो जाएं, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाएं, जब हमारे पास पैसे नहीं बचें किसी को देने के, तब अकाउंटिंग काम में आती है, हेल्प करती है हमारी कि किसके कितने पैसे देने थे, भैया देख लो, जो ज़रूरी है पहले दे दो, जो अपने हैं उनको बाद में दे देंगे। तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देती है इंसॉल्वेंसी के टाइम में, ठीक है। फिर हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, जब भी पार्टनरशिप करते हो उसमें भी हेल्पफुल, दो पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। कभी डीड्स वगैरह होती है, पार्टनरशिप डीड, वो मेंटेन रहे, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, तो अकाउंटिंग ज़रूरी है क्योंकि वो एक प्रूफ का काम करती है ना, सबूत होता है आपके पास में। लिमिटेशन क्या है? फुली एग्जैक्ट नहीं है, बताया ना अभी, क्वांटिटी सब दिखाएगी, क्वालिटी नहीं दिखाएगी, तो फुली एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम इसको। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल मतलब क्या होता है कि हमने ये तो लिख दिया कितने का खर्चा हुआ, कितने की इनकम हुई, सेल हुई, ये सब लिख दिया, लेकिन रियलाइज कितना हुआ, कितना पैसा एक्चुअल में आया हमारे पास में, ठीक है, खर्चे काटने के बाद, या जो उसमें कहीं और कोई कॉस्ट इंक्लूड हो गई होगी, वो कभी ना कभी ये इग्नोर कर देता है। तो ये हमें ये रियलाइजेबल वैल्यू कभी भी इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव, अभी बताया कि क्वालिटी इग्नोर करेगा वो, हमने गुड्स खरीदे 1 लाख के, वो हमने लिख दिया, गुड्स कैसे निकले वो हमें नहीं पता, ठीक है, क्वालिटी कैसी थी वो हमें अकाउंटिंग में नहीं दिखता। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, मान लो आज हमने एंट्री करी, ठीक है,
कल को प्राइस बढ़ गई, चेंज हो गई, तो क्या करेंगे, नई एंट्री करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, जो लिखा गया वो लिखा गया। तो जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उसको इग्नोर कर देता है, ये किसकी लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कोई भी उसमें जाके ऊपर नीचे बढ़ा चला सकता है, कुछ भी गलत दिखा सकता है अपने उसके लिए बेनिफिट के लिए। किसी ने अपना प्रॉफिट बहुत दिखा दिया है ना, बोले लॉस हुआ था लेकिन अपने कस्टमर्स को दिखाया हम 200 करोड़ के प्रॉफिट में हैं, तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। गलत इन्फॉर्मेशन दे देना, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बता देना, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, तो देखो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो, ये होती है। इसके बाद और आपके जो इंटरनल यूजर है मैंने आपको बता दिया कौन कौन होते हैं, आपके मैनेजमेंट हो गई, शेयर होल्डर हो गए, एम्प्लॉयज वर्कर हो गए, इंटरनल। एक्सटर्नल कौन होते हैं, क्रेडिटर हो गए, गवर्नमेंट, ठीक है, रिसर्चर, कंज्यूमर, पब्लिक, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो एमसीक्यू में पूछता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर अच्छे से पढ़ लेना, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं हम रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जिस पर आप डिपेंड हो सको, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रूफ का काम करती है जिसके ऊपर आप टोटली अच्छे तरीके से डिपेंड रह सकते हैं, तो रिलायबल होता है डेटा, ठीक है। दूसरा डिपेंड समझ गए ना आप, कि अगर मान लो दो कंपनी में कंपेयर करना है तो हमें ये कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी देती है कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन के तो प्रूफ है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है रिलेटिविटी, कि हम किस चीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं उसको बोलते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। अगर मान लो हम दो फर्म्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिलेट मतलब परचेज कितना हुआ, तो परचेज को परचेज से हम रिलेट कर सकते हैं, सेल को सेल से रिलेट कर सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो अकाउंटिंग जो होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी दिखाती है आपको कि इजीली समझ में आ जाता है कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी एक फीचर है इसका, ये भी हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपका कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि दो फर्म्स के बीच में कंपेयर करना, जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अकाउंटिंग नहीं होगी तो कंपेयर कैसे करोगे, क्या देखोगे, बैलेंस शीट ही नहीं है, कितना आया पैसा, कितना गया, प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं देख पाओगे ना। तो ये चीज़ कंपेरेबिलिटी में हेल्प करती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी समझ गए सभी लोग। इसका मतलब देखो ये होता है कि अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग जो है वो आपको समझने में हेल्प करती है कि कौन सी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन कितने पानी में है, सिंपल सी बात है ना। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब डेफिनेशन ये लिखी हुई है सारी, आपको नोट्स मिल जाएंगे तो उस पर मत जाओ, अभी कंसेप्ट समझो बेसिक ऊपर ऊपर लेवल पे, वो सब तो आपको मिल ही जाएंगे नोट्स वगैरह, ठीक है। दो तरीके की होती है, तो ये पहली होती है आपकी डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के सिस्टम होते हैं। डबल एंट्री में क्या होगा, दो जगह लिखी जाएगी, दो एंट्री होंगी उसकी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो दो जगह लिखा जाएगा कि क्या गया क्या आया, ठीक है। सिंगल एंट्री में एक ही जगह लिखा जाता है कि भैया इतना इतना चीज़ें आई हैं तो वहाँ हमने लिख दिया उसको, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन दी है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी वाज डेवलप्ड इन द 15th सेंचुरी, इटली, लूकास पकल। तो ये सब मत पढ़ना, बस ये पढ़ लेना। अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब आप जब डबल एंट्री करते हो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट, मतलब एक डेबिट में लिखा जाएगा दूसरा क्रेडिट में, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री क्या होगा, तो सिंगल एंट्री में सिर्फ हम एक ही जगह लिखते हैं उसको, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपका ये रहा, नहीं ये डबल है, इसके बारे में पढ़ लेना। सिंगल एंट्री सिस्टम ये रहा, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड टू बी एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री। तो एक तरफ एंट्री कर रहे हो तो इनकम्प्लीट, मान लो कुछ आ रहा है तो डेबिट, जैसे अपन ने एक रूल पढ़ा है अकाउंट में, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो वो तो हो गया डबल वाला। अब सिर्फ आ ही रहा है वो लिख रहे हो आप व्हाट कम्स इन डेबिट, तो डेबिट साइड ही लिख दिया अकेला हमने, तो ये सिंगल एंट्री में आ जाता है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, नोट्स आपके सामने ये रहे हैं, टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर होता है खत्म। जितने क्वेश्चन बनने होंगे यहीं से बन जाएंगे। नोट्स आपको हैंड रिटन भी अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से नोट्स उठा सकते हो। शीट की बात करते हैं तो जिनको शीट नहीं मिली है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, जहां आपको करना, यूट्यूब पे कमेंट कर दो। तो आपको एक शीट जो है फॉर्मूला शीट वो चाहिए होगा तो आप मैसेज कर सकते हो। नोट्स सारे आपको एक एक करके मिलते जा रहे हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।